चलो देखिए, अब लॉरेंज रूपांतरण पढ़ना है। लॉरेंज रूपांतरण आप लोगों ने मैकेनिक्स में अंदर पढ़ के आए हो फर्स्ट ईयर के अंदर, याद है? गैलीलियन रूपांतरण और लॉरेंज रूपांतरण, से यस और नो, हाँ या नहीं? दोनों पढ़े हैं ना, गैलीलियन और लॉरेंज, याद है दोनों आपके सिलेबस में। वही लॉरेंज रूपांतरण आपको यहाँ पढ़ना है। क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? गैलीलियन और लॉरेंज के अंदर डिफरेंस क्या था मैं बता रही हूँ, वहां का बता रही हूँ, सुन लीजिए तब यहाँ आएंगे। जो गैलीलियन और लॉरेंज में था वो ये डिफरेंस था, गैलीलियन जो थे उन्होंने समय के बारे में कुछ डिफाइन नहीं किया था, लेकिन लॉरेंज ने समय के बारे में डिफाइन करा था। लॉरेंज ने बताया था कि अगर एक तंत्र को स्थिर रख के दूसरे तंत्र को गति करवाई जाती है तो किसी भी कण का जो निर्देशांक होंगे वो एक्स वाई जेड के साथ टी वाला निर्देशांक संग में आएगा, क्योंकि वो जब गति हो जाती है तो समय के सापेक्ष मूव करने लगता है। समय के सापेक्ष जब दूरी में परिवर्तन होता है तो उसे क्या बोलते हैं? हम वेग बोलते हैं। अगर एक तंत्र को स्थिर रखते हैं और दूसरे तंत्र को गति करवाते हैं तो आपका जो निर्देश तंत्र है एक के सापेक्ष दूसरा गति कर रहा है, तो समय में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। और जब समय में परिवर्तन होता है तो उसको कौन डिफाइन करता है? लॉरेंज। लॉरेंज बताते हैं कि जब आपका तंत्र मूव करेगा तो किसी कण के जो निर्देशांक होंगे वो एक्स वाई जेड तो रहते ही रहते हैं और संग में चौथा निर्देशांक आता है टी। और जो गैलीलियन थे उन्होंने समय के बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था। उन्होंने बताया था भली स्थिर तंत्र है या गतिशील तंत्र है, समय का मान तो निश्चय रहेगा। पर ये गलत था, लॉरेंज ने आके करेक्शन किया। लॉरेंज ने आके करेक्शन किया और उन्होंने बताया कि लॉरेंज ने करेक्शन किया और बताया कि गतिशील निर्देश तंत्रों के अंदर जो समय का मान होता है वह दोनों तंत्रों के सापेक्ष परिवर्तित होता है। तो लॉरेंज ने समय के बारे में उन्होंने एक समय ऐसी चीज लेके चली जिससे उन्होंने अपना पूरा का पूरा आर्टिकल डिफाइन किया, उसे रूपांतरण बोला गया। लेकिन गैलीलियो ने कोई भी समय के बारे में जानकारी नहीं दी थी। था क्या? देखो इधर जरा, लॉरेंज रूपांतर बता रही हूँ। सबसे पहले ये एक तंत्र है एक्स वाई जेड जिसकी अक्ष है, तो ये तंत्र क्या कहलाएगा आपका? एस फ्रेम। ये ऐसी कहलाएगा, एस डैश तो नहीं कहलाएगा, इसका मूल बिंदु ओ कहलाएगा। अब उन्होंने दूसरा तंत्र लिया, क्योंकि दो तंत्र लिए थे इन्होंने, एक एस और एक एस डैश। दूसरा तंत्र लिया वो भी यही तंत्र है, एक्स डैश वाई डैश, और इसका मूल बिंदु क्या होगा? ओ डैश। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले प्रारंभ में जब समय टी तो हो गया एस फ्रेम के लिए, टी डैश ये हो गया एस डैश फ्रेम के लिए। अगर समय का मान 0 है, दोनों समय 0 है, तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या है? संपाती हैं। सबसे पहले उन्होंने पहली कंडीशन ली लॉरेंज ने कि जब समय का मान 0 है तो दोनों तंत्र एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? संपाती होते हैं। जब टी और टी डैश का मान 0 है तो समय में परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन नहीं है तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या रहते हैं? रूपांतरित रहते हैं। फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने समय के बारे में डिस्क्राइब किया था। अब उन्होंने कहा कि समय का मान 0 नहीं हो सकता, समय का मान परिवर्तित होगा। परिवर्तित करने के लिए किसी एक फ्रेम को तो गति करनी पड़ेगी। समय परिवर्तित हो रहा है, इसका मतलब आपका एक तंत्र मोशन में, एक तंत्र गति कर रहा है। अगर समय में परिवर्तन है, और समय में ही परिवर्तन बताया था, समय के अंदर ही परिवर्तित लॉरेंज ने दिया था। तो अब इन्होंने बोला कि समय में परिवर्तन हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ा? एक तंत्र को तो स्थिर रखना पड़ा और दूसरे तंत्र को गतिशील करना पड़ा। अब गतिशील कैसे किया आपने दूसरे तंत्र को? यहां पर रखा आपने एक स्रोत, एक रखा आपने बिंदु स्रोत। ऑप्टिक्स के अंदर आपने पढ़ा है बिंदु स्रोत होता है तो जो
तरंगाग्र निकलती हैं वो कैसी होती हैं, गोलीय। ऑप्टिक्स में ये पढ़ी है 3 चीजें, बिंदु स्रोत पर तरंगा गोलीय निकलती हैं, और एक लाइन होती है तो तरंगाग्र, लाइन होती है तो तरंगाग्र आपकी समतल निकलती हैं, हाँ बेलन रूप में निकलती है, ये सब पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। तो उन्होंने क्या करा, एक बिंदु स्रोत लिया और बिंदु स्रोत जो था वो उन्होंने कहाँ रखा है, इस मूल बिंदु पर रखा। मूल बिंदु पर रखने पर, जो बिंदु स्रोत को रखने पर इसमें से एक तरंगाग्र निकलने लगी, और जो तरंगाग्र थी वो कैसी निकल रही थी, गोलीय तरंगाग्र निकल रही थी। तो यहाँ से जो तरंगाग्र निकली वो कैसी थी आपकी, यहाँ बिंदु स्रोत रखने पर जो तरंगाग्र निकली वो गोलीय निकली। अब तरंगाग्र आगे चलती जा रही है तो ये तंत्र जो होगा वो तरंगाग्र के साथ आगे बढ़ता जाएगा। एक तंत्र को तो पकड़ लिया और दूसरा तंत्र जो था वो ये प्रकाश ही तो निकल रहा है, प्रकाश के वेग से क्या हुआ, गतिशील हो गया। आ जाओ अब जरा दूसरी स्थिति, ये चित्र फर्स्ट है, इधर देखो जरा। बच्चों को उधर का नहीं दिख रहा होगा। अब क्या किया, ये तो आपका था एस तंत्र, जो कैसा है, स्थिर। ये तो स्थिर बना रहा, जिसका मूल बिंदु क्या था, ओ। ये स्थिर तंत्र है। लेकिन जो दूसरा तंत्र था वो प्रकाश के वेग से गतिशील हो गया, क्योंकि इन्होंने क्या रख दिया, यहाँ बिंदु स्रोत रख दिया। बिंदु स्रोत से आपकी गोलीय तरंगाग्र निकलने लगी, और जितने वेग से गोलीय तरंगाग्र निकलती जा रही थी उतने वेग से आपका ये वाला तंत्र जो था वो गतिशील होता जा रहा था। अब देखो, ये दूसरा तंत्र है आपका, जिसे नाम दिया हमने एस डैश तंत्र। और ये कैसा है, गतिशील। यहां से कितने वेग से गतिशील है, v वेग से। ये जो v वेग है वो तंत्र का वेग है। मूल बिंदु इसका o डैश, x डैश, y डैश, z डैश। ये तो गतिशील तंत्र हो गया, और ये आपका स्थिर तंत्र हो गया। और जो गतिशील तंत्र है वो इन तरंगाग्र के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। अब हमने क्या करा, किसी एक कण का दोनों निर्देशित तंत्रों के सापेक्ष स्थिति ज्ञात करी। मैंने कोई एक कण ले रही हूं जो ना तो इसके अंदर रखा हुआ है ना इसके अंदर रखा हुआ है, वो तंत्र कहीं बाहर जाके बहुत दूर पे रखा है। मैंने वो तंत्र मान लिया कोई कण है, वो पी है। ये जो पी लिया है वो ना तो इस तंत्र के अंदर है ना इस तंत्र के अंदर है, बहुत दूर है कहीं। ऐसा मत समझना अगर मैंने पी यहाँ लिख दिया तो इस तंत्र के अंदर है, नहीं है वो इस तंत्र के अंदर, ना वो इस तंत्र के अंदर है। पी जो कण है वो कहीं अदर जगह रखा हुआ है, कहीं दूसरी जगह रखा हुआ है। अब इसकी आपको पी कण का स्थिति ज्ञात करनी है दोनों के सापेक्ष, एस तंत्र के भी सापेक्ष और एस डैश के लिए सापेक्ष। अगर आप पी कण की अगर स्थिति ज्ञात करते हो तो आप क्या करते हो, मूल बिंदु से दूरी नापते हो, तभी स्थिति निकलती है। अब मुझे पहले एस डैश तंत्र के सापेक्ष इस जो पी कण लिया है उसकी स्थिति निकालनी है। तो आप क्या करोगे, इससे पी पर पहुंचोगे। ये जो स्थिति ओ डैश पी आई है वो पी कण की स्थिति एस डैश तंत्र के सापेक्ष आई है। फिर इस तंत्र से स्थिति ज्ञात करनी है तो आप क्या करोगे, इसके मूल बिंदु से इस पर पहुंचोगे। अब जो ओपी निकली है वो स्थिति जो निकली है वो एस तंत्र के सापेक्ष निकली है। अब मुझे ओ से लेकर पी तक की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी ज्ञात करने के लिए आपको पता है वेग का सूत्र क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। मुझे दूरी ज्ञात करनी है, दूरी कितनी होगी, वेग इंटू
समय, दूरी, किस वेग से तंत्र गति कर रहे हैं? प्रकाश के वेग से। तो क्या लेंगे इसे? सी। यहाँ से तो जो तरंगाग्री निकल रही है, तरंगाग्र निकलते निकलते ही तो पहुंच रही है वहां पर, किस वेग से गति कर रही है? सी से, इनटू समय टी। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी निकली इसकी? सी टी। अब सेम आपने निकाली ओ डैश से लेकर पी तक की दूरी, दूरी भी यही रहेगी, लेकिन फर्क कितना रहेगा? इसके लिए समय टी है तो इसके लिए समय क्या है? टी डैश। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी निकलेगी? सी टी डैश। लेकिन सी का मान निश्चर रहेगा, क्योंकि अब जो आपका द्वितीय अभिग्रहित पढ़ाया मैंने, प्रकाश का वेग सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के लिए निश्चर होता है। तो इसका मतलब सी का मान भले आप एस तंत्र के लिए निकालिए, भले आप एस डैश तंत्र के लिए निकालिए, निश्चर रहेगा सी। प्रकाश का वेग निर्देश तंत्रों पर निर्भर नहीं करता, ना माध्यम पे करता, ना निर्देश तंत्रों पे करता, ना स्रोत पे करता। तो सी का मान भले वो एस डैश तंत्र से हो, भले वो एस तंत्र से हो, दोनों के लिए क्या रहेगा? समान। लेकिन परिवर्तन किस में आएगा? केवल समय में। इसके लिए समय टी है, इसके लिए समय टी डैश है। तो अब पी बिंदु के निर्देशांक जो निकलेंगे, पी बिंदु के निर्देशांक एस तंत्र और एस डैश तंत्र के लिए क्या क्या निकलेंगे? यहां लिख रही हूँ, नीचे यहां लिख रही हूँ ऊपर, एक्स वाई जेड, ये तो निर्देशांक हो गए एक्स तंत्र के लिए, और संग में समय और आएगा निर्देशांक टी, और एस डैश के लिए एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी डैश। ये जो निकले हैं, ये निर्देशांक निकले हैं आपके एस डैश तंत्र के लिए। एक्स वाई जेड तो सबको पता है, लेते लेते हैं, लेकिन समय और लिया गया है इसमें चौथा निर्देशांक। वो इसलिए लिया गया है क्योंकि ये लॉरेंस का पढ़ रहे हो रूपांतर, लॉरेंस ने जोर जो दिया है वो केवल समय पर दिया है, इसलिए आपने चौथा जो इसका निर्देशांक लिया वो क्या लेके चल रहे हैं अपन? टी। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका। हो गया? चलो रफ कर रही हूं मैं। हाँ सेम फर्स्ट ईयर में है, सेम है फर्स्ट ईयर के अंदर, मैंने बोल ही दिया था मैकेनिक्स के अंदर पढ़ चुके हो, फर्स्ट ईयर वाला ही है मैकेनिक्स वाला। अब देखिए क्या है इसके अंदर, प्रारंभ में क्या होता है? जब समय 0 होता है, एस और एस डैश तंत्र के मूल बिंदु दोनों क्या रहते हैं? समपाती होते हैं। अब जब हम प्रकाश स्रोत रखते हैं मूल बिंदु के ऊपर, तो इसमें से प्रकाश उत्सर्जन होने लगता है, तरंगाग्र निकलने लगती हैं। जब प्रकाश उत्सर्जित होता है उस समय जो एस डैश तंत्र है, दूसरा वाला तंत्र, वो वी वेग से क्या हो जाता है? गति करने लगता है, वी वेग से गति हो जाता है। और जो वी वेग से गतिशील है वो किस अक्ष के सापेक्ष गतिशील है? एक्स डैश अक्ष के सापेक्ष। वाई और जेड अपनी जगह स्थिर है, जो वी वेग से गतिशील हो रहा है वो किस अक्ष के सापेक्ष गति हो रही है? एक्स डैश के सापेक्ष। इसलिए वाई और जेड में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, जो परिवर्तन होता है वो कौन सी अक्ष में होता है? परिवर्तन एक्स डैश में होता है। और फ्रेम एस जो होता है, जो एस तंत्र है वो स्थिर रहता है और एस डैश गतिशील हो जाता है। और जो इनकी स्थिति है बिंदु पी की, दोनों बिंदुओं से दोनों बिंदुओं के सापेक्ष, दोनों तंत्रों के सापेक्ष टी और टी डैश पर निर्भर करता है। अब मैं निकाल रही हूँ इनकी बिंदुओं, पी बिंदु की दूरी एस तंत्र से और पी बिंदु की दूरी एस डैश तंत्र से। आइए, बिंदु ओ व पी के मध्य दूरी, बिंदु ओ व पी के मध्य दूरी, ओ व पी के मध्य दूरी निकाल रही हूँ। हाँ, बिंदु ओ व पी के मध्य दूरी निकाल रहे हैं। आ जाओ, ओ और पी के बीच में, तो कौन से तंत्र की बात कर रहे हैं? एस तंत्र की।
ओ व पी के मध्य दूरी निकलेगी तो कौन से तंत्र की बात हो रही है? एस तंत्र की। ओ से लेकर पी तक की दूरी, तो क्या लिखोगे इसे? ओपी। कैसे निकालते हो दूरी? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अंडर रूट। आ जाओ, ये मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक 0 0 0 और एस तंत्र के सापेक्ष पी बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई जेड, अंडर रूट एक्स माइनस 0, वाई माइनस 0 और जेड माइनस 0। इसके निर्देशांक कितने होंगे? 0 0 0, अंडर रूट एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर और जेड माइनस 0 का होल स्क्वायर। ओपी की दूरी कितनी निकली थी? सीटी, तो ओपी की जगह क्या रख दो? सीटी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये आ गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो इसके आगे आर्टिकल कल करेंगे, क्लास खत्म हो चुकी है। इतना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जो करना है। पता नहीं, दिवाली की छुट्टी है, हमें ही नहीं पता। चलो।